हेलो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से आपको एक वन शॉट कराना जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 12 का, जिसका नाम है परमाणु यानी एटम। इस चैप्टर का आज मैं आपको पूरा वन शॉट कराने जा रहा हूँ, यानी एक ही वीडियो में आपको मैं पूरा चैप्टर की थ्योरी का रिविजन करा दूंगा और उन टॉपिक का रिविजन कराने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ के पास हो जाए और अच्छे नंबर ला पाए। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये हमारा चैप्टर है परमाणु, चैप्टर नंबर 12 है और इसका आज मैं पूरा वन शॉट कराया जा रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग में है परमाणु। परमाणु क्या होता है, देखिएगा, कोई भी पदार्थ होता है वो सभी जो है किसी न किसी छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम अणु बोलते हैं, और अणु भी कुछ और अन्य छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम परमाणु बोलते हैं। परमाणु का शब्द का अर्थ है अविभाज्य, यानी जिसको विभाज्य नहीं कर सकता, जिसको तोड़ नहीं। इसका अर्थ क्या बताया आपको मैंने, बताया अविभाज्य। अविभाज्य यानी कि जिसको विभाजित ना किया जा सकता। अब देखिए, अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन अलग अलग वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें से हमारे थे टॉमसन या फिर थॉमसन। टॉमसन, और इसी को बोल देते हम थॉमसन। इन्होंने एक अपना मॉडल दिया जिसे कहा गया टॉमसन या थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसी प्रकार से दूसरे आए हमारे रदरफोर्ड। इन्होंने भी परमाणु के बारे में बताया, अपना एक मॉडल प्रस्तुत करा। ठीक है, तो इनके मॉडल को कहा गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तीसरे है हमारे पास नील बोर। ठीक है, ये नील बोर या इनको नील बोहर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आ सकता है, नील बोहर। ठीक है, का परमाणु मॉडल। यही आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें भी ये दो जो है, ये लास्ट के दो जो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ना आपको पहला भी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको, किंतु दूसरा और तीसरा बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है। ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं कि इनमें से आपको जरूर पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले चलता हूँ मैं टॉमसन या थॉमसन परमाणु मॉडल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या बताया था। इन्होंने सन 1898 में ये मॉडल दिया था और इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है, परमाणु जो होता है वो एक गोले की तरह होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, एक गोले की तरह, और जिसकी जो त्रिज्या है वो 10 की घात माइनस के 10 मीटर या फिर कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। ठीक है, इन्होंने इसको जो है 10 की घात माइनस 10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के व्यास वाले गोले के समान इसको बताया। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि जो प्रोटॉन के कारण कैसा होता है, पूरा का पूरा ये धनावेशित होता है। पूरा का पूरा कैसा होता है हमारे पास, ये धनावेशित होता है। ठीक है, और जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, इसमें धंसे रहते हैं। कहीं कहीं जो है पूरा ये बताया उसने धनावेशित, किंतु इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसा दिए जैसे, आपको बताता हूँ, तरबूज के अंदर बीज होते हैं। तरबूज के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो सेम इन्होंने इस मॉडल को एक नया नाम भी दिया, जिसको हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है प्लम पुडिंग। इसका दूसरा नाम क्या है, प्लम पुडिंग, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल, इन्होंने तरबूज के साथ इसकी कंपेयर करी। जैसे कि तरबूज में खाने वाला जो लाल भाग होता है उसको तो इन्होंने बताया धनावेशित। ठीक है, और जो उसमें बीज घसे होते हैं अंदर की साइड में, उसको उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन की भांति। तो इस तरीके से इस मॉडल को हम कह सकते हैं तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल के अंदर कुछ कमियां आ गई थी। उन कमियों में जैसे, एक तो इसके स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था, इसमें ये नहीं बता पाया था कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं कितने प्रोटॉन हैं, यानी कि इसकी उदासीनता के बारे में भी ये हमारा जो है ठीक से मॉडल नहीं बता पाया। चलिएगा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड जी ने डायरेक्टली परमाणु मॉडल ना देकर उससे पहले एक प्रयोग किया था, जिसको बोला उसने अल्फा प्रकरण प्रयोग। उन्होंने एक स्वर्ण धातु की पन्नी ली, यानी गोल्ड की एक पन्नी ली, बारीक पन्नी, और उस पर अल्फा कणों की क्या करी, बौछार करी। ठीक है, तो उन्होंने उससे परमाणु के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाला और फिर उसको बताया। ठीक है, तो देखिए, पहले उन्होंने क्या काम करा, एक सोने धातु की क्या ली, एक बारीक पन्नी ले ली, उस पर क्या करा, अल्फा कणों की क्या करी, बौछार की।
बहुत सारे क्या करे उन्होंने इस पर अल्फा कण जो है बौछार की, ठीक है, अल्फा कणों की क्या कर रही है उन्होंने बौछार करी। तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा कण है वो इस सोने धातु की पन्नी को भेद कर, ठीक है, यानी आर पार क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ज्यादातर जो अल्फा कण है वो क्या होते हैं, इस सोने धातु की पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाते हैं। तो इससे पहले पता चला उन्हें कि जो परमाणु होता है, परमाणु का अधिकांश भाग वो कैसा होता है, हमारा खोखला होता है, ठीक है। देखिए जब कोई भी चीज आर पार कब निकलेगी, जब उसके लिए रास्ता मिलेगा, यानी वो खुद खोखला होगा। तो ज्यादातर अल्फा कण क्या होते हैं, आर पार निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो था इनका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो है, ठीक है, जाते हैं और बीच में कुछ कोई ऐसा हिस्सा होता है जिससे टकराकर वो इस तरीके से साइडों से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो उससे पता चला कि नाभिक के जो बीच में है कोई ना कोई दृढ़ और मजबूत भाग बैठा हुआ है, जिससे टकराकर जो है अल्फा कण अपना रास्ता बदल रहे हैं, यानी दाएं बाएं से निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चला। तो तब जाके उन्होंने उस बीच के हिस्से को एक नाम दिया, ठीक है, जिसका नाम था नाभिक। क्या नाम दिया उन्होंने इसको, नाभिक। फिर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण गए तो हैं उसी रास्ते से और उसी रास्ते से टकराकर वापस भी आ गए। तो उससे उन्हें पता चला कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है, ठीक है, और समस्त धनावेश है, वो कहाँ बैठा हुआ है, उसके नाभिक के अंदर, यानी कि उसके बीचों बीच यानी नाभिक में बैठा हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने, रदरफोर्ड जी ने अल्फा प्रकंडन प्रयोग करके पहले नाभिक की खोज करी, उसके बाद परमाणु के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो इसमें आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, नंबर 1 कह सकते हैं कि सोने धातु की बारीक पन्नी पर जब अल्फा कणों की बौछार करी तो अधिकतम अल्फा कण क्या हो गए, उसको भेद कर पार चले गए, जिससे पता चलता है कि नाभिक का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कुछ अल्फा कण, ठीक है, नाभिक से टकराकर अपनी दिशा बदल देते हैं, इस दृढ़ भाग को उन्होंने नाम दिया नाभिक। तो इस तरीके से नाभिक की क्या हो गई, खोज। कुछ अल्फा कण, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि कुछ अल्फा कण इस बीच के हिस्से से टकराकर यानी नाभिक से टकराकर वापस उसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते से गए थे। तो उससे पता चलता है कि परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त भार जो है उसके नाभिक में स्थित है। तो ये हमारे 3 प्रयोग करके जो है अल्फा प्रकंडन प्रयोग से रदरफोर्ड जी ने परमाणु के बारे में आगे कुछ जानकारी दी थी, ठीक है। अल्फा प्रकंडन प्रयोग के आधार पर ही जो है परमाणु के मॉडल की व्याख्या करी और उन्होंने इस मॉडल के बारे में, इस परमाणु के बारे में क्या-क्या बताया, देखिए मैं बताता हूँ आपको, पॉइंट वाइज बना बना के आपको भी लिख लेना है। नंबर 1 उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है, जो इस तरीके से परमाणु होता है, परमाणु 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन-कौन से 2 भाग, एक धनावेशित नाभिक, एक क्या होता है, धनावेशित नाभिक, ठीक है। एक होता है धनावेशित नाभिक यानी ये धनात्मक होता है, और दूसरा क्या बताया, दूसरा भाग उन्होंने इस नाभिक के चारों ओर का खोखला भाग, खोखला भाग। इस तरीके से हमारा पूरा परमाणु बनता है कि एक धनावेशित नाभिक और इस नाभिक के चारों ओर का खोखला भाग। ये उन्होंने अपने पहले पॉइंट में बताया। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है, टोटल पॉजिटिव आयन, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, वो कहाँ होता है, वो उसके जो है नाभिक में स्थित होता है, ठीक है। यानी समस्त धनावेश कहाँ है उसका, केवल नाभिक के अंदर है और जगह उसका धनावेश नहीं है, ठीक है। तो वो कहाँ स्थित है, उसका समस्त धनावेश जो है, समस्त धनावेश कहाँ पर स्थित है, उसके नाभिक में स्थित होता है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये बताया था। तीसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, हमारे पास उदासीन होता है। अब क्यों होता है उदासीन, क्योंकि परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक, और नाभिक पे कैसा आवेश होता है, धनात्मक। और नाभिक पे जो धनात्मक आवेश आता है वो किस कारण आता है, प्रोटॉन के आवेश के कारण। तो इस प्रकार से जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि जितनी संख्या में इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतनी संख्या में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है परमाणु के अंदर, इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है
परमाणु की जो त्रिज्या होती है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो 10 की घात माइनस के 10 मीटर की होती है, जिसको हम 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। और जो नाभिक होता है, नाभिक की जो त्रिज्या ये वाली इतनी, तो ये जो होती है 10 की घात माइनस के 15 मीटर होती है। उन्होंने ये हमें बताया कि जो नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या 10 की घात माइनस के 15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या 10 की घात माइनस के 10 मीटर उन्होंने बताई। अगला नंबर, पॉइंट नंबर 5, पांचवे में उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नंबर 6 में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की ओर जब चक्कर लगाते हैं तो इसका जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, आकर्षित करता है, किंतु फिर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक पर आकर नहीं गिरता है, क्योंकि इधर से भी जो है इनके बीच एक जो है अपकेंद्र बल काम करता है। जैसे कि हमारा जो है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक उसी प्रकार भी हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो इसलिए इन्होंने जो है इस मॉडल को क्या नाम और दे दिया, इन्होंने सौर मॉडल और एक नाम दिया इन्होंने, ठीक है। तो पहले मॉडल को क्या बोला था, हमने बताया था तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, और इस तरीके से रदरफोर्ड ने जो है इस मॉडल का नाम दिया सौर मॉडल। तो इस तरीके से ये हमारे जो है 6 पॉइंट हमारे इसमें आप बना सकते हैं, मैंने जो समझाए कि ठीक है। तो ये हमारे जो है रदरफोर्ड साहब जी ने जो है परमाणु का मॉडल दिया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। आप देखिएगा इसके दोष के बारे में, इस मॉडल के अंदर भी कुछ ना कुछ दोष आ गए थे जो हमारे अगले वैज्ञानिक नील बोहर जी ने इसको खत्म करा। तो इसके पहले मैं आपको दोष बताता हूँ, ठीक है। इसके क्या लिखेंगे हम, दोष। तो इसमें मुख्य रूप से वैसे 2 दोष आए थे, कितने, देखिए पहला जो दोष है वो दोष था हमारा परमाणु के स्थायित्व के बारे में, ठीक है। यानी परमाणु की जो स्थायित्व है, परमाणु का जो स्थायित्व है वो ये मॉडल जो है हमारा नहीं बता पाया था, ठीक है। तो ये हमारा पहला दोष था। दूसरा दोष जो आया था इसमें वो था इसके रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में, रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। जो दूसरा दोष आया था वो रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में आया था। और ठीक है, ये हमारे मुख्य रूप से 2 दोष होते हैं, किंतु एक तीसरा भी हम कह सकते हैं इसमें कि जो परमाणु मॉडल है ये हमें ये नहीं बता पाया था कि जो इसमें हमारे जो है जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है परमाणु के अंदर, उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया था। ये भी एक दोष था, किंतु ये हम 2 दोषों को याद रखेंगे। पहला दोष परमाणु का स्थायित्व के बारे में ये व्याख्या नहीं कर पाया था, बता नहीं पाया था ठीक से कि परमाणु स्थायित्व है या नहीं। दूसरा जो है ये रेखीय स्पेक्ट्रम यानी इसके स्पेक्ट्रम के बारे में भी ठीक से जानकारी नहीं दे पाया। देखिए अब पढ़ेंगे हम नील बोहर या बोहर परमाणु मॉडल। देखिए नील बोहर जी ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के जो दोष आए थे, कमियां आई थी, उनको दूर करते हुए एक नया अपना मॉडल प्रस्तुत करा जिसे कहा गया नील बोहर या बोहर परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या बताया था, इनके जो है मुख्य रूप से 3 चीजें इन्होंने बताई थी। पहला जो है इन्होंने बताया था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, यानी अलग प्रकार की कक्षाएं होती हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन केवल एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा के अंदर ही जो है घूमते हैं, यानी सभी जो कक्षाएं हैं उनमें नहीं घूमते हैं, ठीक है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्त कक्षाओं में घूमते हैं। नाभिक के जो चारों तरफ है अनेक प्रकार की कक्षाएं संभव हो सकती है, किंतु इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ही कक्षाओं में घूमते हैं जिनकी कोई एक निश्चित ऊर्जा होती है, ठीक है। और इनको जो है उसने जो नाम दिया वो नाम दिया उन्होंने कोष या फिर स्थायी कक्षा। क्या क्या नाम दिया उन्होंने इस कक्षा को, स्थायी कक्षा, कोष, या फिर इसको बोला इन्होंने मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है। इन्होंने क्या नाम दिया इसको, मुख्य ऊर्जा स्तर। इस तरीके से इन्होंने पहली बात इन्होंने ये बताई थी कि जो परमाणु होता है
परमाणु के अंदर नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वृत्ताकार कक्षाएं संभव हो सकती है, किंतु जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमते हैं। इन निश्चित कक्षाओं को जो है उन्होंने बताया था क्या क्या, स्थायी कक्षा कहा, या फिर उन्होंने कहा कोश, या फिर इसको कह सकते हैं मुख्य ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब इन्होंने जो है आगे जो है बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ जब विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है तो उनका जो कोणीय संवेग है, दूसरी बात में बताया था कोणीय संवेग, नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है उन्होंने बताया था NH/2π, या फिर उन्होंने ये भी कहा था इसका क्या हो सकता है, पूर्ण गुणज भी हो सकता है। ठीक है, n की जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं। n क्या है, n है क्वांटम संख्या। ठीक है, n क्या है, क्वांटम संख्या, जो नाभिक की ओर से 1 2 3 और 4 ऐसे डॉट डॉट करके हो सकती है। और इन जो इन्हीं कक्षाओं को जो है, यानी इन्हीं संख्याओं को नाभिक की तरफ से जो ये कक्षाएं आई हैं, ये हमारी जो कक्षाएं हैं जैसे 1 2 3 करके इस तरीके से ये जो आ रही हैं, या 4 ये, तो ये इन कक्षाओं को जो है इन्होंने जो नाम दिया वो क्या नाम दिया था, स्थायी कक्षा, कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर। ठीक है, और इनके अंदर जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है उसका जो कोणीय संवेग था वो कितना बताया था उन्होंने, NH/2π, या इसका पूर्ण गुणज। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया था। और n क्या है इसमें, क्वांटम संख्या, या फिर कह सकते हैं कक्षाओं की संख्या। ठीक है, और इनको जो है नाभिक की ओर से, इधर की ओर से इन्होंने जो है इसको नाम भी दिया था KLMNO करके, इस तरीके से इन्होंने इसके नाम भी दिए थे इन कक्षाओं के। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट में जो है उन्होंने ये बताया था जब कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में आए, या फिर जो है दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आए, यानी ऊपर की कक्षा से नीचे में आए, या फिर नीचे से कहाँ जाए, ऊपर जाए, तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा को अवशोषित करेगा या फिर उत्सर्जित करेगा। ठीक है, इतनी ऊर्जा का क्या कर सकता है, अवशोषित या फिर उत्सर्जन वो करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहता है, यानी तीसरी कक्षा से कहाँ आना चाहता है, दूसरी में, या कहे दूसरी से कहाँ आना चाहता है कोई, पहली में, तो जितनी इनकी ऊर्जा का डिफरेंस है कक्षाओं की, उनको वो या तो अपने अंदर ग्रहण करेगा या फिर निकालेगा। आपने देखा होगा यदि आपको नीचे से कहीं ऊपर जाना हो सीढ़ियों पे, तो आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, तो आपको एनर्जी को ग्रहण करना पड़ेगा, यानी अवशोषित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाए या तीसरी में जाए, तो वो जो है ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, यानी ऊर्जा को अवशोषित करेगा। और तीसरी से या फिर दूसरी से नीचे वाली में आए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, यानी उस समय उसको इतनी जरूरत एनर्जी की नहीं पड़ेगी, अपनी ऊर्जा निकाल के वो आएगा। तो इतनी ऊर्जा के बराबर वो क्या करता है, या तो अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है। इस तरीके से उन्होंने तीसरे पॉइंट के बारे में बताया था। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षाएं थी हमारी, स्थायी कक्षाएं थी, उनकी त्रिज्याओं के सूत्र, और उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे थे उनका वेग का सूत्र, और उन कक्षाओं के अंदर उन कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है उनके लिए सूत्र। और मेनली हम जो पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन के लिए पढ़ेंगे। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, जो परमाणु में स्थायी कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसका सूत्र क्या होता है, ये होता है। आपको ये बस डायरेक्ट ही याद रखना है, आपको अभी पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, केवल आपको फॉर्मूला ही याद रखना है। और इसमें भी मैं आपको अभी बताऊंगा जो आपको ज्यादा याद रखना है। ठीक है, देखिएगा हमारा जो है जो परमाणु मैंने आपको बताया है इस तरीके से, उस परमाणु की जो ये त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है, यहाँ से ये जो नाभिक है यहाँ से यहाँ तक जो है क्या होती है इसकी त्रिज्या। तो इस त्रिज्या का जो है सूत्र क्या होता है, RN एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। ठीक है, पाई m e स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन 0 की आपको वैल्यू पता है, n क्या है, कक्षाओं की संख्या, ये जो कक्षाएं बताई थी 1 2 3 4 करके इस तरीके से उनकी कक्षाओं की संख्या। h क्या है, प्लांक नियतांक, पाई एक नंबर होता है 22/7 या 3.14, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि देखिए ये भी एक फिक्स नियतांक है, ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक है, यहाँ भी फिक्स है, और आवेश का मान भी फिक्स होता है, केवल क्या बदल रहा है, n कक्षाओं की संख्या। तो इस तरीके से बात करें तो हमारा जो परमाणु होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो किस पर डिपेंड करती है, कक्षाओं के ऊपर। ठीक है, और कक्षाओं के जो संख्या होती है उसके स्क्वायर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये है एक हमारा nवीं कक्षा के लिए, यानी कोई सा भी नंबर आ सकता है 1 2 3 करके रखेंगे हम,
तो n की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 करके इस तरीके से। अगर बात करें हम हाइड्रोजन की, तो देखिए हाइड्रोजन के अंदर एक परमाणु क्रमांक होता है और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल केवल पहली वाली कक्षा में ही रहता है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो परमाणु है उसकी प्रथम कक्षा में ही आएगा, केवल एक ही कक्षा बनेगी। तो वहां पे n का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो तब उसकी त्रिज्या का सूत्र यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इन सब की जब वैल्यू रख देंगे, एप्सिलॉन 0 की, h की, पाई की और m की और e की, ठीक है, अभी मैंने बताई। तो जब इनको सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो है हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या आएगी, ठीक है, हाइड्रोजन जो परमाणु होगा उसकी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये आपके ऑब्जेक्टिव या फिर जो है एक लाइन के जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट वाला उसमें आ सकती है। ये वैल्यू आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें जो है उसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, कक्षा की त्रिज्या है वो कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए अब आगे। जो ये स्थायी कक्षा है इसके अंदर क्या घूम रहे थे हमारे इलेक्ट्रॉन, ऐसे चक्कर लगा रहे थे इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई स्पीड यानी कि वेग भी होगा, ठीक है। तो जो इनका वेग है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, बी एन बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन एच। एन का मतलब कि कोई एन भी कक्षा के लिए, कोई सी भी कक्षा हो सकती है, चाहे आप 1 रख लीजिए, एन का मान 2 3 रख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, फिक्स है यानी नियतांक है, 2 भी कोई नंबर है, एप्सिलॉन 0 भी नंबर है, और यहाँ से एच क्या, प्लांक नियतांक, ये भी एक नियतांक है। इस तरह की सारी वैल्यू नियतांक हो जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने वहां कहा था, तो जो वेग होता है वो इसके क्या हो जाएगा, यहाँ से व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कक्षाओं की संख्या बढ़ाओगे, एन का मान बढ़ाओगे तो बी का मान घट जाएगा। यानी पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ घूमता है और दूर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है या वेग है वो क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। अब देखिएगा अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें तो मैंने बताया हाइड्रोजन के लिए n का मान कितना होता है, ओनली 1। तो जैसे हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का मान ये आ जाएगा। तो अब ये केवल वैल्यू बची, और जब इनकी सारी वैल्यू हम पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो पहली कक्षा के में यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी स्पीड से दौड़ता है, कितने वेग से दौड़ता है, 2.19 इंटू 10 की पावर -6, नहीं +6 होगा, +6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होता है, ये हमारा चक्कर लगाता है, नहीं दौड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं आगे, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब देखिए हमने बताया आपको कि ये कोई ना कोई कक्षाओं की क्या होती है, ऊर्जा होती है। अभी मैंने नील बोर परमाणु मंडल में बताया कि इनकी जो क्या होती है, कक्षाओं की क्या होती है, ऊर्जा होती है। अब पहले कक्षा की कितनी ऊर्जा है, दूसरे की कितना है, ये हमें आपको ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है ये, ई एन बराबर -के एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इनकी सबकी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो एक तरीके से अगर बात करेंगे तो जो केवल हमारा जो है ऊर्जा जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो भी हमारी इनकी कक्षाओं की संख्या पर ही डिपेंड करेगी, ठीक है, यानी एन के ऊपर। और ये भी क्या होती है, एन स्क्वायर के क्या होती है, हमारे व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर बात करें, देखिए इस फॉर्मूले को हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ई एन बराबर के आर एस सी अपॉन एन स्क्वायर, और ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ जो ऊर्जा आ रही थी वो जूल में आ रही थी, अब यहाँ जो आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। आर क्या है, यानी आर की जगह देखिए हमने सारा कुछ रखा, यानी यहाँ से ये जो मान थे इनकी जगह हमने क्या रख दिया, आर रख दिया। और आर को क्या बोला हमने, रिडबर्ग नियतांक। आर क्या कहलाता है, हमारा रिडबर्ग नियतांक कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा जब हम जो है इनकी वैल्यू सबको पुट कर देते हैं तो इस तरीके से हमारा जो मान फाइनली जो आता है, ठीक है, ऊर्जा का सूत्र में जो आता है वो आता है हमारा ई एन बराबर के 13.6 बटे एन स्क्वायर, एन की घात 2, ठीक है। यानी कि ई एन बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी फाइनली क्या होती है, स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है, ठीक है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों तो आपको जरूर याद रखने हैं। और तीसरा आपको ये भी याद रखना है, और ये भी आपको वैल्यू बहुत ज्यादा याद रखनी है, जिसमें मैंने टिक लगाए हैं ये आपको याद रखने ही रखने हैं, ये सारी वैल्यू। इनसे आपको यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर एक नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वहां पे ये मिल जाएगा आपको जरूर, ठीक है। अब ये वाला भी आपको याद रखना है। तो फाइनली जो हमारी ऊर्जा होती है कक्षाओं की वो कितनी होती है, इन बराबर के 13.6 अपॉन एन स्क्वायर ईबी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन के निकाल ली है तो एन का मान कितना रखेंगे, हम 1 रखेंगे। तो जैसे ही यहाँ 1 रखेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगी। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो हमारी पहली कक्षा के लिए ये होती है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो है 5 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है और जिनकी व्याख्या जो है हम बोर सिद्धांत के द्वारा करेंगे। ठीक है, और बोर सिद्धांत के द्वारा जो परमाणु होता है, ये परमाणु की जो nवीं कक्षा होती है उसमें जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, En बराबर माइनस का RSC/n²। अभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, वहां पे ये टर्म आई थी। ठीक है, और उसके बाद जो है देखिए जैसे ही परमाणु होता है, परमाणु में अगर ये पहली कक्षा दूसरी कक्षा, तो पहली कक्षा में जो ऊर्जा होगी वो E1 हो जाएगी और दूसरी कक्षा की ऊर्जा हो जाएगी कितनी, E2। और इस तरीके से यहाँ पे हम n की जगह 1 रख लेंगे और यहाँ पे 2 रख लेंगे। ठीक है, और ये निकल के तो हमारी कुछ इस टाइप से आएगी, किंतु हमें फॉर्मूला ही निकाल के लाना है। तो यहाँ पे देखिएगा हम 1 की जगह n1 रख लेंगे, इस 2 की जगह n2 रख लेंगे। तो इस तरीके से ये E1 का मान ये और E2 का मान हमारा ये आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से नीचे आए या नीचे कक्षा से ऊपर जाए, ठीक है, तो वो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर या तो अवशोषित करेगा ऊर्जा को या फिर उत्सर्जन करेगा ऊर्जा का। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आ रहा है, ठीक है, कौन सी से, E2 से E1 में आ रहा है, तो इनका अंतर कर लेंगे और जब ऊपर से नीचे आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करके आएगा, कितनी ऊर्जा का, डेल्टा E ऊर्जा का। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा E की जगह हमने h न्यू रख लिया और ये बाकी हमने दोनों ऐसी रखी रहती, यहाँ से h नीचे ले गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या काम करा, E2 का मान ये वाला रख लिया और E1 का मान हमने ये वाला ऊपर वाला रख लिया। ठीक है, बीच में माइनस लग रहा तो माइनस रखा रहने दिया, ये इसके साथ ही था माइनस। आगे क्या काम करा हमने, RHC हमने जो है कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ n2 का स्क्वायर बचा, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ n1 का स्क्वायर बचा। देखिए ये माइनस दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक प्लस बना देंगे। उसके बाद क्या काम करा हमने, यहाँ से s से h काट दिया। उसके बाद देखिए प्लस वाले को हमने शुरू में उठा कर रख लिया और माइनस वाले को बाद में हमने रख लिया। इसको कितना मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद हमें पता चला है कि किसका फॉर्मूला निकल का आया, ये आवृत्ति का निकल का आया। ठीक है, हमें निकालना है तरंग दैर्ध्य का। ठीक है, आवृत्ति का एक और फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, न्यू बराबर C अपॉन कितना होता है, लैम्डा। इसको कितना मान लिया, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करी, कंपेयर करी, देखिए इधर भी न्यू है, आवृत्ति है, तो ये वाली भी साइड आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। यहाँ से C अपॉन लैम्डा ये RC आ गया और 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। C से C कट गया तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर C हो गया और ये हमारे पास 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनली फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यदि आप इतना बड़ा ना करना चाह रहे हो तो केवल आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, तभी हम जो है हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम पढ़ पाएंगे, इसकी पांचों की पांचों श्रेणियां पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें उनकी तरंग दैर्ध्य निकाल कर दिखानी है। ठीक है, चलिएगा अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख में पांचों की पांचों श्रेणियों के बारे में। ठीक है, जो अब हम जो पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख पढ़ेंगे और उसमें मैंने आपको बताया इसमें 5 श्रेणियां पाई जाती है। इन पांचों श्रेणियों के बारे में हम अलग अलग तरीके से इसको पढ़ेंगे और इनमें जो जो श्रेणी में तरंग दैर्ध्य बनती है इन तरंगों की, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, यानी इसका फॉर्मूला भी निकाल कर लाएंगे। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहाँ आते, नीचे आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करके आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो अवशोषण करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी ऊपर की कक्षा से, किसी भी ऊपर की कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा हो, कहाँ पर आ रहा हो, किसी भी ऊपर की कक्षा से पहली वाली में, नीचे वाली में, ठीक है, तो वहां पे ये जो ऊर्जाएं की लाइन बनती है, ये स्पेक्ट्रम जो बन रहा है, ठीक है, इस श्रेणी को बोलते हैं हम लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। और ये किस भाग के अंदर पड़ती है, परावैंगनी भाग के अंदर। यहाँ पर जो भाग आएगा वो कैसा आएगा, परावैंगनी। इसी प्रकार अगर हम n बराबर 2 पर की बात करें, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब जो है इलेक्ट्रॉन किसी उच्चतम कक्षा से, किसी ऊपर की कक्षा से कहाँ पर आकर ठहरे, कहाँ पर रुके, कहाँ पर आए, n बराबर 2 पर, यानी दूसरी कक्षा के अंदर, तो तब वहां पे जो है ऊर्जा की जो लाइन बनती है, स्पेक्ट्रम बनता है, वो दृश्य भाग में बनता है और इस प्रकार की श्रेणी को बोलते हैं हम बामर श्रेणी। और इसी प्रकार जब जो है इलेक्ट्रॉन किसी उच्चतम कक्षा से तीसरी कक्षा में आकर ठहरे, तीसरी में रुके आके, तो तब जो है कौन से भाग में बनती है, ये जो हमारा स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में बनता है और इस प्रकार की श्रेणी को बोलते हैं पाश्चन श्रेणी। इसी प्रकार जब ऊपर से हमारा आएगा 4 नंबर पे आके ठहरेगा इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्चतम से 4 वाली में, चौथे नंबर में, तो तब जो स्पेक्ट्रम बनता है वो अवरक्त भाग में बनता है इसका, और जो ये श्रेणी को बोलते हैं हम ब्रैकेट श्रेणी। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्चतम से 5वीं वाली कक्षा में आकर ठहरेगा, यानी 5वीं में रुकेगा, तो तब वहां पे जो है उसका जो ऊर्जा की जो लाइन है, स्पेक्ट्रम है, ये जो बनेगा वो अवरक्त भाग में बनेगा और इस श्रेणी को बोलते हैं हम फुंड श्रेणी। तो इस प्रकार से ये 5 श्रेणी होती है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी। तो ये पूरा डायग्राम आपको
समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इनकी ऊर्जाएं हैं इस साइड में, और ये साइड में जो है इनके ऊर्जा स्तर कह देंगे या कोष कह देंगे या कक्षाएं कह देंगे, जिनको हम के एल एम एन से भी लिखते हैं, ये सब वो हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम समझ में आएगा। अब आपको जो है इनकी अलग अलग कैसे कैसे लिखना है, तो इसमें हम आपको लिखेंगे लाइमन श्रेणी के अंदर कि जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्चतम कक्षा से पहली या निम्नतम कक्षा में आता है, ठीक है, यानी ऊपर कक्षा से किसी में आए वो पहली वाली में, ठीक है, तो तब ये देखिएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो N1 है यानी सबसे नीचे वाला, तो N1 का मान कितना हो जाएगा 1, तथा N2 का मान कितना हो जाएगा, N2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इससे ऊपर से। देखिए ये जो लाइन आ रही है तो यहाँ सब N1 पे ठहर रही है, किंतु शुरू में जो हमारे पास N2 कहाँ से आ रही है, वो 2 नंबर से, फिर 3 नंबर से, फिर 4 से, तो ये कहाँ से आएगी, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, और ये कहाँ तक आएगी, अनंत से। इस तरीके से N1 का मान 1 हो जाएगा, N2 का मान, ये सारे हमारे निकल सकते हैं। तो तब जो है, ठीक है, तो तब जो है ये हमारा जो है कौन से भाग में पड़ता है, परावैंगनी भाग में जो है इसका स्पेक्ट्रम बनता है, यानी पड़ता है। और इस श्रेणी की जो रेखाएं हैं, इस श्रेणी की जो रेखाएं हैं, वो रेखाएं जो है हमारी जो है उनकी तरंग दैर्ध्य कैसे निकालेंगे, तब इस फॉर्मूले में हम ये मान रख देंगे, तो यहाँ आर आ जाएगा और N1 का मान 1, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस, और N2 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 2, 3, 4 कई सारे मान है। तो इस तरीके से लाइमन श्रेणी की जो तरंग दैर्ध्य है वो इस फॉर्मूले से हमारी निकल के आ जाएगी। यदि अगर हम जो है इसमें N2 का मान कितना रख दें, 2 रखें, ये वाला, क्योंकि ये तो हमने रख दिया, सबसे कम तो अब यही है, N2 का मान 2 रख दें, तो तब जो है इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य n बराबर 2 पर, ऐसे लिख देंगे इसको कि n बराबर 2 हो तो तब सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कितनी प्राप्त हो जाएगी, इसकी हमें जो है देखिएगा, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य तब इसकी 1216 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जब N2 का मान, अब ये तो सबसे छोटा था मान, आगे क्या है, अनंत हो, तब सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कितनी प्राप्त होगी, सबसे छोटी वाली, ठीक है, तो तब हमारे पास प्राप्त होगी, ये तो थी 1216, वो हो जाएगी 900, ठीक है, कितनी हो जाएगी तब हमारे पास जो प्राप्त होगी, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब चलते हैं, बस इतना ही आपको लिखना है हर श्रेणी में, ठीक है, कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, इसके तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला लिखना है आपको, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कहाँ बनती है, बस ये आपको इतना ही लिखना है। इसी प्रकार बामन श्रेणी के अंदर बात करते हैं, बामन श्रेणी कब बनती है, कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्चतम कक्षा से दूसरी में आकर रुकता है, दूसरी में आता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्चतम कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है, अर्थात कहने की बात यह है कि N1 का जो मान होगा वो 2 होगा, ठीक है, और N2 का मान कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से आ रहा है, देखो यहाँ से 3 से आ रही पहली ये, फिर इसके बाद यहाँ से ये इस तरीके से आ रही है, इस वाले में देखिएगा ना, ये पहले जो है 3 से आ रही है, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरीके से, ये यहाँ से अनंत से कह देंगे था। ठीक है, तो तब जो है इनके मान यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास इसकी तरंग दैर्ध्य क्या बनेगी, 1/r, N1 का मान कितना रखना है, 2, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 1/, और N2 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि N2 के मान ये सारे हमें आने हैं। अगर जो है हमारा N2 बराबर 3 पर, ठीक है, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य हमें क्या प्राप्त होगी, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य जो प्राप्त होगी वो कितनी होगी, हमें देखिएगा, मैं बताता हूं आपको, वो होगी 6563 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार n बराबर अनंत पर सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कितनी प्राप्त होगी हमें, सबसे छोटी वो होगी 3664 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तब हमारी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। अगर आपको ये वैल्यू याद ना हो तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि n बराबर 3 पर सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है, और N2 बराबर अनंत पर सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। ये वैल्यू लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी हम नॉर्मल लिख सकते हैं। देखिए बामन श्रेणी के अंदर एक बात और बताता हूँ आपको, कि जब जो है इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी में आ रहा हो, ठीक है, तो ये जो लाइन बनती है, ये जो लाइन बन रही है कहाँ से, जब तीसरी से ये दूसरी में आ रहा हो,
तो तब इस लाइन को बोलते हैं हम एच अल्फा। क्या बोलते हैं? एच अल्फा। जब 4 कक्षा से कहाँ से आ रहा हो, 4 से लेकर ये 2 में आ रहा हो, ये वाली लाइन, तो इसको बोलते हैं एच अल्फा हो गया, इसको बोल देंगे एच बीटा। ठीक है। और इसी प्रकार जब ये 5 से आती है तो इसको बोलते हैं एच गामा। तो इस प्रकार से हमारी ये केवल इसी के अंदर है, बामन श्रेणी के अंदर 3 लाइनें को स्पेशल नाम दिया गया है। 3 से जो आती है 2 में एच अल्फा, 4 से जो आती है एच बीटा और 5 से जो आती है वो हमारी क्या होती है? एच गामा रेखाएं होती है और इनकी हम तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए पासवन श्रेणी को देखेंगे। देखिए पासवन श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी में आकर रुक रहा है, किसी उच्चतम से, यानी कोई भी ऊपर से 4 से 5 से 6 से अनंत से कहीं से भी आए वो इलेक्ट्रॉन, और कहाँ पर रुकेगा? वो तीसरे नंबर पे। तो तब हमारी जो अब स्पेक्ट्रम बनता है वो अवरक्त भाग में बनता है और उसकी श्रेणी क्या कहलाती है? पासवन श्रेणी। तो इसमें लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्चतम ऊर्जा स्तर से, ठीक है, तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात यानी n1 का मान 3 लेंगे और यहाँ पे n2 का मान कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से, 5 से, 6 से, और ये अनंत तक हमारा जा सकता है। तो तब जो है हमारी जो रेखाएं बनती है वो कौन से भाग में बनती है? वो हमारे अवरक्त भाग में बनती है। ठीक है। तो तब इन रेखाओं की जो तरंग दैर्ध्य आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? r1/n1 का मान कितना है? 3, और इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से n2 ऐसे ही हम छोड़ देंगे। ठीक है। इस तरीके से इसकी तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? जब जो है हम अगर यहाँ पर लें n2 का मान लें कहाँ पर? 4 पर। ठीक है। तो इसकी जो है क्या सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, और वो भी कितनी होती है? 8735 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्राप्त होती है। इस तरीके से हम लिख लेंगे, शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। और ऐसे ही n2 का मान अगर अनंत हो तो अनंत पर जो है सबसे छोटी मिलेगी, अनंत पर सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कितनी मिलेगी वो हमारी? देखिएगा तो वो मिलेगी 8196 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य पासवन श्रेणी के अंदर मिलेगी। इसी प्रकार बैकरंट श्रेणी में चलते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कौन से हमारी कक्षा में आकर रुक रही है, कौन से भाग में रुक रही है। ठीक है, देखिए तो अगर हाइड्रोजन परमाणु के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी उच्चतम कक्षा से कहाँ पर आकर ठहरे? चौथी कक्षा में आकर रुके। ठीक है, या ठहरे, यानी n1 का मान कितना होगा? 4, और n2 का मान कहाँ से स्टार्ट होगा? फिर 5 से, 6 से, 7 से, डॉट डॉट करके इस तरीके से अनंत तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो तब वहां पे जो है ये इनका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो अवरक्त भाग में बनता है, और श्रेणी कौन सी बनती है? ब्रैकेट श्रेणी। तो तब इन तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? n1 की जगह हम कितना रख देंगे? 4, यानी 4 का स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ जाएगा n2 का स्क्वायर। तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला ये निकलेगा। और यहाँ पे n2 बराबर जो हम कितना लेंगे? 5 लेंगे। ठीक है, तो उस पर जो है हमें इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य 40,500 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब n2 का मान हम क्या लेंगे? अनंत लेंगे। अनंत पर सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, ठीक है, और वो कितनी प्राप्त होगी? 14,516 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगी। ठीक है, देखिएगा पांचवी जो है हमारी कौन सी है? फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी देखिए कहां पर बनती है कि जब हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है किसी उच्चतम कक्षा से कहां पर आए? पांचवी में आए। ठीक है, तो तब बनती है फुंड श्रेणी। और ये कौन सा भाग में बनती है? हमारी अवरक्त भाग में बनती है। ठीक है, तो इसमें वैसे लिख सकते हैं कि जब हम हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर से 5वीं कक्षा में आए, 5वें ऊर्जा स्तर में आए। ठीक है, अर्थात यानी कि n1 का मान तो लेंगे हम 5, और n2 का जो मान लेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 6 से, और ये यहाँ तक अनंत तक हमारा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये कौन से भाग में प्राप्त हो रहा है? हमारे अवरक्त में। और इन तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य बनेगी वो कितनी बनेगी? उसका फॉर्मूला ये बनेगा 1/, और n1 की जगह कितना रख लेंगे? 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे n2 का मान हमारा कुछ नहीं रखना क्योंकि कई सारे मान होते हैं, ये ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, n2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और जब n2 का मान कितना हो? 6 पर। ठीक है, n2 का मान 6 पर जो है इसकी सबसे बड़ी, इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, ठीक है, और कितनी?
74,580 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। और इसी प्रकार N2 बराबर अनंत पर इस श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कितनी 22,789 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये हमारी पांचों की पांचों श्रेणियां पूरी हो गई हैं। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। कोई भी श्रेणी पूछ सकता है, मैंने पांचों की पांचों पढ़ा दी, हो सकता है पांचों पूछ ले या फिर ये डायग्राम पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। आपको निश्चित होकर अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी या फिर जिनको ये समझ में नहीं आता हो टॉपिक। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब बच्चे शेयर कर दीजिएगा इसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने पूरा चैप्टर का पूरा ही वन शॉट पूरा करा दिया। अब इस चैप्टर में कुछ थ्योरी नहीं बची, पूरी थ्योरी मैंने आपको इसमें करा दी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।